नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज बात करने जा रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी के दिसंबर प्लान की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की कल ओबीसी मोर्चे की एक बैठक हुई थी। हालांकि इससे पहले भी एक कार्यक्रम तय हुआ था, लेकिन कल इस पर विस्तार से चर्चा हुई। उसके बाद जो तय किया गया वो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव या इंडिया गठबंधन के लिए एक चुनौती के तौर पर उसको देखा जाना चाहिए। क्योंकि 2004 के बाद से, माफ कीजिएगा, 2014 के बाद से लगातार जो पिछड़ा वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार अजेय स्थिति में है। उसको पराजित करने वाला अभी तक कोई योद्धा सामने नजर नहीं आया। इस बार एक कवायद शुरू हुई इंडिया गठबंधन को लेकर के। उसके बाद पीडीए का फार्मूला लेकर के अखिलेश यादव मैदान में उतरे, लेकिन जो राजनीतिक हालात हैं, खास तौर से अगर हम देखें जिस तरीके इसकी टकराव, जिस तरह की टकराहट चल रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के भीतर, उसको लेकर के बहुत उम्मीद अब नहीं लगाई जाती है इंडिया गठबंधन को की एकजुटता को लेकर के। इन सबके बीच बड़े सधे हुए कदमों से भारतीय जनता पार्टी अपनी एक एक रणनीति पर धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते अपने कदम बढ़ा रही है। और उसी रणनीति का हिस्सा है उत्तर प्रदेश में दिसंबर से शुरू होने जा रहे ओबीसी वर्ग के सम्मेलन। आमतौर पर आपने देखा होगा कि अलग अलग वर्गों के सम्मेलन होते हैं। सभी सियासी दलों के पास अपने अपने सेल हैं, प्रकोष्ठ है, मोर्चे हैं, जिसमें होता है महिला मोर्चे की बैठकें होती, कभी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की बैठकें होती, कभी एससी एसटी सेल की बैठक होती है। लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का फार्मूला है, हालांकि इससे पहले भी एक बार इसको वो आजमा चुके हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन इस बार फिर से उसको रिपीट कर रहे हैं। जो ओबीसी वर्ग है, जो 40% मतदाता है, जिसके मदद के बगैर या जिसके साथ आए बगैर चुनाव जीत पाना उत्तर प्रदेश में खास तौर से मुश्किल हो जाता है, तो ओबीसी वर्ग में अलग अलग जातियों के सम्मेलन किए जाएंगे। मसलन यादव बिरादरी आती है ओबीसी वर्ग में, तो उनके अलग सम्मेलन होंगे। कुर्मी बाहुल बहुत सारे क्षेत्र हैं, उनके अलग सम्मेलन होंगे। इस तरीके से जितनी भी जातियां ओबीसी कैटेगरी में आती हैं, उन सबके अलग अलग सम्मेलन होंगे। साहू है, राठौर है, इस तरीके से अलग अलग जातियां हैं। तो कह सकते हैं एक तरीके से पिछड़ा वर्ग में एक तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद जनवरी में एक महाकुंभ प्रयागराज में होगा ओबीसी वर्ग का, जिसमें तमाम जातियों को समाहित किया जाएगा। उसके बाद वो एक बड़ा सम्मेलन होगा। निश्चित तौर पर उस वक्त तक उत्तर प्रदेश में चुनाव की हलचल, लोकसभा चुनाव की हलचल अपने चरम पर होगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिसंबर में 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही उत्तर प्रदेश सभी सियासी दलों के एकदम केंद्र पे आ जाएगा, सेंटर पॉइंट हो जाएगा। ऐसे में जो अखिलेश यादव पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए का फार्मूला लेके चल रहे हैं, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव भी अपनी रणनीति पर काम कर रहे होंगे, इसलिए मैंने कर सकती है शब्द का प्रयोग किया। मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा होगा ही। तो क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी कैटेगरी के इन सम्मेलनों के सहारे अखिलेश यादव के सामने कोई चुनौती पेश कर पाएगी? क्या पिछड़ा वर्ग जो बीते 10 सालों से 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ बेहद मजबूती से खड़ा हुआ नजर आता है, क्या वो 2024 में भी उसी ताकत, उसी शिद्दत से खड़ा नजर आएगा? या फिर इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी अपने इस मूल वोट बैंक को, अपने इस कोर वोट बैंक को अपने साथ वापस लाने में कामयाब होगी? आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है इस चर्चा में भाग लेने के लिए। आप सभी का उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ दीपक सोनकर जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ इस चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करने के लिए। फखरुल हसन चांद साहब समाजवादी पार्टी के बड़े सीनियर स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं। चांद साहब, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ कुंवर सिंह निषाद जी, जो कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ भागीदारी कर रहे हैं। और राष्ट्रीय लोकदल के हमारे साथ अंकुर सक्सेना जी हैं, जो प्रवक्ता है, वो भी चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं। और विजय उपाध्याय जी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी आज इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करेंगे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत इस चर्चा में। हम आज आप सभी से ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि
आखिर जो पिछड़ा वर्ग है वो सभी सियासी दलों के केंद्र में क्यों ठहर गया है, और क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ओबीसी वर्ग की तमाम जातियों को अलग अलग कन्विंस करने की कोशिश करेगी आने वाले वक्त में कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही उनका हित है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्या ये रणनीति कामयाब हो पाएगी? तो दीपक सोनकर जी, आज मैं शुरुआत आपसे ही करने जा रहा हूं। दीपक जी, पहले तो विस्तार से मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी प्लानिंग क्या है पिछड़ा वर्ग को लेकर के, और क्यों इस बात की जरूरत आपको महसूस हो रही है कि आपको पिछड़े वर्ग की अलग अलग जातियों के जातिवार सम्मेलन करने पड़ रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। लगातार भारतीय जनता पार्टी के विषय में अगर बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा संगठन है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन लगातार 12 महीने जनता के बीच में रह करके काम करते हैं और संगठन के स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, संगठन के ढांचे को खड़े करने के लिए और संगठन की कार्यपद्धति और सिद्धांत को के लिए जनता के बीच में लगातार एक्टिव रहते हैं। इसीलिए जिस तरीके से पिछले वर्ष भी और लगातार हर वर्ष भी हम संगठन के मोर्चों के माध्यम से ऐसे सम्मेलन आयोजित करते रहते हैं। इसीलिए ये ओबीसी मोर्चा जो हमारा ओबीसी का पूरा मोर्चा है, उस मोर्चे के माध्यम से हम हर वर्ग के साथ कैसे जुड़ सके, हर वर्ग का सम्मेलन कैसे कर सके, उसको लेकर की रणनीति और योजना है कि हमारा समाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हर जाति वर्ग के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और जिस तरीके से पिछड़ों के हित को ध्यान में रखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी सशक्त करने का काम किया है, गरीब कल्याण की योजना गरीबों तक पहुंचाई है और हर योजना की जानकारी उन तक पहुंचे, और जो अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए थे वो प्रथम पंक्ति तक कैसे पहुंचे, जो अभी तक नेतृत्व से वंचित थे उनको नेतृत्व कैसा दिया जाए, ऐसे इस तरीके के कार्यक्रम लगातार भारतीय जनता पार्टी चलाती रहती है। और ओबीसी मोर्चा ही नहीं, हमारा अनुसूचित मोर्चा हो, हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा हो, हमारा युवा मोर्चा हो, ऐसे सारे जो संगठन की इकाइयां हैं, जो संगठन की कार्य पद्धति है, उस पद्धति और सिद्धांत के तौर पर जो संगठन की कार्यप्रणाली और कार्य है, वो लगातार जो आगामी कार्यक्रम की योजना है, पिछली योजना की कार्यक्रम की समीक्षा है, ये लगातार इस तरीके के सम्मेलन होते रहते हैं। फखरुल हसन चांद साहब, भारतीय जनता पार्टी ने देखिए अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया। अखिलेश यादव भी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी एक तरीके से जातीय गोलबंदी की बात कर रहे हैं, उनकी वकालत कर रहे हैं। एक बात तो समझ में नहीं आती है कि क्या जरूरत है जातियों के सम्मेलन करने की। कोई सियासी दल कभी बेरोजगारों का सम्मेलन क्यों नहीं करता? कोई सियासी दल कभी कामगारों का सम्मेलन क्यों नहीं करता? सभी जातियां उसमें समाहित हो जाएंगी। इस देश में अशिक्षा इतनी ज्यादा है, अशिक्षित लोगों को एक मंच पे लाकर उनको कन्विंस करने के लिए उनके लिए क्या कर सकता है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, इस पर कभी कोई चर्चा क्यों नहीं करता? देखिए मानव जी, जब जाति जनगणना के सर्वे बिहार के आए थे तो हमें याद है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबसे बड़ी जाति जो है वो गरीब है। लेकिन आज आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का बदला हुआ रंग, आज वो पिछला सम्मेलन करवा रहे हैं। देखिए श्रद्धेय नेताजी ने 2010 में संसद में खड़े होकर कहा कि जातिवादी इस देश की सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी गंदगी है, लेकिन उसको साफ करना पड़ेगा। वो जो जातिवाद, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, उनको जब तक हम अपने बराबर नहीं खड़ा कर देंगे, जब तक उनको उनका विकास नहीं कर देंगे, राजनीतिक विकास नहीं कर देंगे, सामाजिक विकास नहीं करवा दे हो जाएगा, आर्थिक विकास नहीं हो जाएगा, ये गंदगी ये साफ नहीं हो सकती जो जिसका नाम लिया जाता है जातवाद की जातवाद वाली जो गंदगी है। तो इन जो जात की बात हो रही है, पिछड़ों की बात हो रही है, तो समाजवादी पार्टी तो चाहती कि सबको उनका बराबर का अधिकार मिले, जिसकी जितनी संख्या है उनके हिसाब से उनको अधिकार मिल जाए। तो जो सालों से सदियों से वंचित समाज है वो भी एक पंक्ति में आके खड़ा हो जाए। तो समाजवादी पार्टी इसलिए पिछड़ों की बात करती है। और लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, तो हम तो इनसे पूछेंगे भाई जाति जनगणना आप कब करा रहे?
बिना जाति जनगणना कराए क्या पिछड़ों को उनका अधिकार मिल सकता है? जब हमें संख्या ही नहीं पता होगी तो हम कैसे मान ले कि हमारा अधिकार उनको मिल जाएगा? हमारे सोनकर भाई बोल रहे थे, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनको ही इनकी बिरादरी को अधिकार कहाँ मिल रहे हैं? इनके साथ ही सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, शिक्षक भर्ती होती उसमें रिजर्वेशन कहाँ मिला पिछड़ों को? ये हम नहीं कह रहे, तो पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा। हम पिछड़ा वर्ग आयोग समाजवादी पार्टी से नहीं आता, हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि जो रिजर्वेशन था वो नहीं मिला। तो ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो नाइंसाफी पिछड़ों के साथ हो रही है, इसलिए नेताजी कहते थे, और वही बात आदरणीय अखिलेश यादव जी दोहराते हैं कि जो निचली पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, जब तक उसको समान अधिकार नहीं मिल जाएगा, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, तब तक ये लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी। जब सबको बराबरी का अधिकार मिल जाएगा तभी इस बात को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जात के नाम पे राजनीति नहीं करते, तो आप तो केंद्र में आपने जात के नाम पे योजना शुरू कर दी। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जात के नाम पे राजनीतिक दल बन के हैं, जात के नाम पे राजनीति हो रही है, जाति जनगणना कराई जा रही है। दूसरी तरफ आप पिछड़ा सम्मेलन करा रहे हैं, तेली सम्मेलन करा रहे हैं, कुर्मी सम्मेलन करा रहे हैं, यादव सम्मेलन करा रहे हैं, पसमंदा सम्मेलन करा रहे हैं। जितनी जातियां पता है भाजपा को उतनी सम्मेलन हो रहे हैं। हाँ, दीपक भाई का सोनकर सम्मेलन भी हो रहा है, ये भी मैं भूल जा रहा था। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी है। तो हम लोग तो पिछड़ों के अधिकारों की बात कर रहे हैं कि उनको कैसे उनका राजनीतिक अधिकार मिले, सामाजिक अधिकार मिले, कैसे उनको नौकरियों में आरक्षण मिले। ये लड़ाई समाजवादी पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई है पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कराने की या दूसरे सम्मेलन कराने की, वो केवल सत्ता प्राप्ति के लिए। समाजवादी पार्टी पिछड़ों का अधिकार की लड़ाई लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता प्राप्ति की लड़ाई लड़ रही है। ये फर्क है समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी। जी दीपक सोनकर जी, आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद मैं जरा निशात साहब के पास जाना चाहता हूँ। देखिए मानस जी, हमारे भाई ने समाजवादी प्रवक्ता के हमारे भाई हैं और अच्छा विषय उन्होंने बताया कि हर वर्ग के सम्मेलन हो रहे हैं, आर्थिक विकास होना चाहिए, सामाजिक विकास होना चाहिए, जाति का विकास होना चाहिए। मैं फखरुल भाई से इतना पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको 2-2 बार आशीर्वाद दिया, कितना आपने दलितों का विकास किया, कितना आपने पिछड़ों का विकास किया, कितना आपने उनकी सामाजिक राजनीति का विकास किया, आपने किसका विकास किया मैं बताऊं। आपने दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण पर रोक लगाई, आपने बाबा साहब के अम्बेडकर के पार्कों को तोड़ने का कार्य किया, आपने बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ने का कार्य किया, आपने हाल ही में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर कितनी जाति के सामाजिक हित की बात करते, कितना सामाजिक भेदना पहुंचाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी ये कार्यक्रम आज से नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जब से स्थापना हुई है तब से जिस तरीके से संगठन का स्ट्रक्चर और कार्य पद्धति, और हम तो कहते हैं ना कि हम तो किसी भी चुनाव को लोकतंत्र का महोत्सव मानते हैं और उस महोत्सव के अंदर पूरी टीम, पूरी समीकरण, पूरे आधार के साथ करते हैं और हम तो हर जाति को महत्वपूर्ण मानते हैं। और जिस तरीके से हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ बढ़ते हैं, हम तो गरीब कल्याण की योजना के साथ बढ़ते हैं। और मानस भाई, बात को और समझना पड़ेगा कि देश की जनता और प्रदेश की जनता ये जाति के आंदोलन को तो जानती है, मगर उसके बाद देश के अंदर बसपा की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, मगर किसने उनको किन योजनाओं से जोड़ने का काम किया, किसने उनकी जाति का केवल फायदा उठाने का काम किया, किसने उनको केवल वोट बैंक के आधार पर प्रयोग करने का काम किया। इस तरीके से उस बात पर निर्णय करती है कि कौन उन गरीबों की जमीनों को छीनने का काम करता था और कौन उन गरीबों को आवाज देने का काम करता है, कौन उन ऐसे अपराधियों को बढ़ाने का काम करता है जो चकिया की गली से निकला करके बड़े अपराधी बन जाते हैं, और कौन उन अपराधियों को जेल में पहुंचाने का काम करता है। आज देश की जनता, प्रदेश की जनता परफॉर्मेंस के आधार पर निर्णय कर रही है और देश की जनता बहुत समझदार है, प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। ये जनता काफी निर्णय है और जनता का आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। तो ये जो विश्वास है
ये जो भरोसा है, जो अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सशक्त करने की प्लानिंग है, जिस तरीके से गरीब कल्याण की योजना गरीबों तक पहुंचाने का प्लानिंग है, उस तरीके से जनता उस प्रोजेक्ट के साथ और उस परफॉर्मेंस के साथ होती है। जी चलिए, कुंवर सिंह निषाद साहब के पास चलते हैं। कांग्रेस 10 पार्टी सेकंड में मानव जी, 10 सेकंड में हम एक बात को जवाब दे दे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा, मैं पूछना चाहता हूँ कौन सी मूर्ति तोड़ी थी समाजवादी पार्टी की सरकार में? हम लोग अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ते नहीं, बनवाने वाले लोग हैं। काशीराम जी की मूर्ति बनवाने वाले लोग हैं। मायावती जी की अगर मूर्ति किसी ने, अरे सुन लीजिए, मायावती जी की मूर्ति अगर किसी ने, मैं बता रहा हूँ ना आपको, जा करके किस तरीके से पार्क में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने का काम किया गया, मैं बता रहा हूँ आपको, कैसे उन हाथियों को जो मायावती जी के मंदिर बनाया गया, उस पंखों को तोड़ने का काम किया गया। ये सब उदाहरण है। ये आपको जुमलेबाजी समझ में नहीं आएगी कि देश की जनता जानती है कि किसने क्या किया है, किसने क्या उदाहरण किया है, उसका परफॉर्मेंस के आधार पर निर्णय कर रही है। देखिए दीपक जी, आपने बोल लिया, मैं बोल देता हूँ। जब मायावती जी की मूर्ति तोड़ी गई तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुकदमा भी दर्ज करवाया, जो लोग उसमें दोषी थे उनको पार्टी से निष्कासन भी कराया, और आदरणीय मायावती जी ने अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे उनके पास धन्यवाद पत्र के साथ। तो दीपक जी, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो तो आदरणीय मायावती जी ने दे दिया था। अब आप यहाँ पे बैठ के झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। नहीं, अरे भाई, अब आप देखिए दीपक जी, नहीं, आप बोल लेते तो मैं बीच में नहीं बोलता। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, नहीं, झूठ मत बोलिए यहाँ बैठ के, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, झूठ बोलने के लिए यहाँ से ये प्लेटफॉर्म नहीं है। और आपने कहा, मैं तो पूछना चाहता हूँ, आप बताओ कि शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का अधिकार क्यों नहीं मिला? शिक्षक भर्ती में आपने अधिकार क्यों नहीं दिया? मेरा एक जवाब दे दीजिए आप। मेरा सीधा सा सवाल है, मेरा सीधा सा सवाल है। अरे भाई, इतना क्यों विचलित हो रहे भैया? इतना क्यों परेशान हो रहे हो? अरे इतना क्यों विचलित हो रहे भैया? अरे इतना क्यों विचलित हो रहे भाई? हम तो सवाल पूछ रहे, जवाब दे रहे हैं। इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? परेशान होने की क्या जरूरत है? अरे मैं इतना क्यों परेशान हो रहा भाई? अरे भाई, परेशान होने की क्या जरूरत है? चिल्लाने की क्या जरूरत है? अरे चिल्लाने, हताश होने की क्या जरूरत है? निराश हताश मत होइए भाई, हताश और निराश मत होइए भाई। झूठ बोलिए, झूठ बोलते रहिए। झूठ दिख रहा है, अरे दिख रहा है, आपका झूठ दिख रहा है, आपका झूठ दिख रहा है, आप झूठ बोलते रहिए, झूठ बोलते रहिए। शिक्षक भर्ती में पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं दिया, इस सवाल का जवाब दे दो भाई। मैं मान लूंगा आपने बहुत कुछ किया, क्यों नहीं दिया भाई? शिक्षक में भर्तियों में क्यों नहीं आरक्षण दिया? क्यों पिछड़ों को उनका अधिकार नहीं दिया भाई? फखरुल भाई प्लीज चलते हैं जरा निषाद साहब के पास। निषाद साहब, हाँ, एक सवाल आपके लिए भी था कि कांग्रेस का एक बड़ा मशहूर नारा था एक जमाने में, जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। यानी उस वक्त तक ऐसा दौर था कि जात पात की राजनीति से ऊपर करके लोग कांग्रेस के साथ थे, लेकिन अब तो आप भी मजबूर हैं जातियों के सम्मेलन करने के लिए। अभी दलित गौरव सम्मान यात्रा आपकी भी निकल रही है, मजबूरी हो गई आप सभी लोगों की। देखिए, बड़ी अच्छा विषय आपने रखा है, और जिस प्रकार से जातियों की बात चल रही है, हम किसी अमुक जाति को लेकर कांग्रेस पार्टी कभी आगे नहीं आई। हम वर्गों को उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए, पिछड़ा वर्ग हो, दलित वर्ग हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो, सबको उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसके मुख्य रूप से इसकी पक्षधर रही है। और रही बात अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी इनका मैं बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये जो पिछड़े दलित जाति के लोग हैं, ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में पैदल सिपाही हैं। सबसे पहले अगर शहीद होने का काम होगा तो इनका होगा, और जब राज मिलेगा तो भैया किसी और को मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस के लोगों का इतिहास रहा है। अभी ये बात हो रही थी आरक्षण पे, तो भाई आरक्षण किसने खाया? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये आरक्षण खा गए। अभी 59,000 शिक्षकों की भर्ती होती है तो 22,000 शिक्षकों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का हिस्सा खाने का काम किसी और ने नहीं किया, आरएसएस की बिरादरी के लोगों को उनका हिस्सा छीन के दे दिया गया। यही लोग हैं जो रोहिणी कमीशन अपना बनाते हैं। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट 5 बार इन लोगों ने लागू नहीं होने दी। जो लोग मंडल कमीशन की सिफारिशों लागू होने पर, जो लोग पूरे देश में तांडव करने का काम करते थे, वो लोग आज पिछड़ों के पक्षधर बनने का काम कर रहे हैं।
जो जस्टिस रोहिणी कमीशन की बात मैंने रखी, अभी तक उसकी रिपोर्ट पटल पर नहीं रखी गई है। जो लोग पिछड़ी जातियों की गिनती नहीं करा सकते हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई हम पिछड़ी जातियों के पक्षधर हैं। ये लोग कैसे पक्षधर हैं, मैं बताना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की 17 अति पिछड़ी जातियां, निषाद, कश्यप, केवट, मल्ला, कुम्हार, प्रजापति, राजभर, ये लोग आरक्षण मांगने का काम करते हैं, तो इनको आरक्षण नहीं दिया जाता, बल्कि इनके नेताओं को खरीदकर, चाहे वो डॉक्टर संजय निषाद हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, ऐसे बिकाऊ नेताओं को खरीदकर भारतीय जनता पार्टी इन समाजों को ठगने का काम करती है। अभी मथुरा में भारी संख्या में आज की महीनों से एक धरना धनगर समाज ने आयोजित कर रखा है, और उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी प्रतिनिधि वहां पर नहीं पहुंचा है। ये बताता है कि भाई जातियां तो जमीन पर उतरी हुई हैं, लेकिन उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। धनगर समाज ने भारी संख्या में एक रोष प्रकट किया है और बड़ा आंदोलन वो लोग करने जा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुध-बुध लेने वाला नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी, अभी 2001 में इनकी सरकार ने सामाजिक न्याय समिति बनाई थी। मैं पूछना चाहता हूं भाई, वो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ने कौन से गड्ढे में फेंक दी? यही भारतीय जनता पार्टी वो लोग हैं, इनका जो वास्तविक चरित्र मैं बताना चाहूंगा। नरेंद्र भाई मोदी जब जन्म लेते हैं तो वो अगड़ी जाति में होते हैं, और अपने मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए 1 फरवरी 2002 को वो अपने हस्ताक्षर से अपनी जाति को पिछड़ी जाति में घोषित कर देते हैं, ताकि उत्तर प्रदेश और बिहार के पिछड़ी जाति के लोगों को जाकर मूर्ख बनाया जा सके। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। तो इस सरकार में सामाजिक न्याय के ये लोग हमेशा विरोधी रहे। शुरुआत से आरएसएस के जन्म से लेके आज की भाजपा तक ये लोग पिछड़ी और दलित जातियों को ठगने और छलने का काम करते आए हैं। और ये लोग बात करते हैं कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां तो सबसे ज्यादा अगर किसी सरकार में तोड़ी जा रही हैं तो यही योगी जी के लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत भी करते हैं, उनकी मूर्तियों को तोड़ने का ही काम करते हैं। यही योगी जी की सरकार है जो रात के 2 बजे एक बेटी की लाश को जलाने का काम करती है ताकि उसको न्याय ना मिल सके। ये तो तारीफ करना चाहूंगा कोर्ट की कि वहां से उसके जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा मिली। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय की दुश्मन है, सामाजिक न्याय की विरोधी है, और भारतीय जनता पार्टी के रहते इस देश में पिछड़ी दलित जातियों की गिनती तो छोड़िए, उनको सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। और राहुल गांधी जी ने अपने पूरे यात्रा, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, और भारत जोड़ो यात्रा में भी और आज तक भी हमने इस विषय को लगातार रखा है कि हमारी सरकार बनने पर, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, तो हम पिछड़ी जातियों की गिनती भी कराएंगे और पिछड़ी जातियों को उनके अनुपात में उनकी भागीदारी देने का भी काम करेंगे। यह कांग्रेस पार्टी है जो जो पूरे देश में हमारे 4 मुख्यमंत्री हैं और 4 में से 3 मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति के हैं। यह कांग्रेस पार्टी का चरित्र है, और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र सबके सामने है। छलने और ठगने का इनका चरित्र है। अंकुश सक्सेना जी के पास चलते हैं, काफी देर से इंतजार कर, उसके बाद विजय उपाध्याय जी के पास भी जाना, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अंकुश सक्सेना जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयोग किया खासतौर से पिछड़ी जातियों को लेकर के 2014 के बाद से आप लगातार देख रहे हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ओबीसी वर्ग का मतदाता बड़ी तादाद में खड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ। और जिस तरीके से जाट बिरादरी ने बड़े खुले मन से समर्थन किया बीजेपी का पिछले कुछ वर्षों में, शायद यही वजह रही ना कि राष्ट्रीय लोकदल की वो हैसियत नहीं रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिसको उसका गढ़ माना जाता था। देखिए मानस जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर बात जातिगत सम्मेलन करने की है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या उसकी प्रकोष्ठों के द्वारा जो सम्मेलन किया जा रहा है वो उनका इंटरनल सब्जेक्ट है। अब आता है समाज पर उस सम्मेलन का प्रभाव का, तो सवाल तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पार्टी विद डिफरेंस का नारा देती है, और भारतीय जनता पार्टी का जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं वो खुले मंच से अपनी जाति का बखान करते हैं। तो ये तो कंट्राडिक्टरी चीज हो गई कि आप समाज में एक तो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, प्लस वो प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक, जो भारत में सबसे सर्वोच्च पद माना जाता है राष्ट्रपति के बाद में, उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति खुद जब जाति पाति और धर्म संप्रदाय की बात करता है तो समाज में क्या मैसेज डिलीवर्ड हो रहा है, इस बात को आप समझिए।
दूसरा प्रश्न आता है, अभी जो परिचर्चा में लगातार बात उठ रही थी, सोनकर साहब बाबा साहब को कह रहे थे, अगर आप वास्तव में बाबा साहब के आदर्श पर चलना चाहते हैं तो शायद आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जो हमारा संविधान बना था और संविधान निर्मात्री सभा ने 2 वर्ष 11 मास 18 दिन में जो टोटल संविधान बना था और जिसको लागू किया गया, उसमें रिजर्वेशन को कितने समय के लिए किया गया था, क्या कॉन्सेप्ट थी उस रिजर्वेशन की, कितने साल के लिए वो रिजर्वेशन आजादी के बाद लागू किया गया था, आप बताइए। 26 जनवरी 1950 से। तीसरा महत्वपूर्ण विषय वस्तु उठती है कि जब रिजर्वेशन की आप बात करते हैं तो रिजर्वेशन पर इंदिरा साहनी का हिंदुस्तान में लैंडमार्क जजमेंट है जो आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहा है, और उस जजमेंट में जो रिजर्वेशन दिया गया वो 50% से अबव हो ही नहीं सकता है। तो क्या जब आप जाति की बात करोगे तो उस लैंडमार्क जजमेंट के अगेंस्ट में कोई पार्लियामेंट्री बिल लाओगे, एक्ट लाओगे, या उसके अगेंस्ट में आप कोई नियम कानून बनाओगे? अब आती है बात, सोनकर साहब लगातार उत्तर प्रदेश में कह रहे थे कि SC STs और सोनकर्स के लिए बहुत कुछ किया गया। मेरे भाई जहां तक मेरी जानकारी है, आप मुझे अपडेट कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में सोनकर समुदाय के आपी की कम्युनिटी के, शायद उनका नाम विनोद सोनकर है, जो राज्य मंत्री हैं, 2 बार वो इस्तीफा दे चुके हैं। और क्यों इस्तीफा दिया था? एक बार तो उन्होंने अपनी क्या कहते हैं जो सिक्योरिटी के व्हीकल्स थे वो तक लौटा दिए थे, इसलिए इस्तीफा दिया था क्योंकि उनके कहे पे एक थानेदार, एक दरोगा FIR तक चौकी इंचार्ज नहीं लिख रहा था। ये उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। अब आगे चलते हैं, स्थिति अभी मानस जी आपने कहा कि पश्चिम में जो जाटों को लेकर आपने प्रश्न किया कि राष्ट्रीय लोकदल से उनका मोह भंग हो गया। निसंदेह हम लोगों को जो पुराने इलेक्शंस रहे उन चुनाव में हमारा जो जाट और गुज्जर समुदाय का समर्थन था हमको उतना नहीं प्राप्त हो पाया, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा कोई जातिगत सम्मेलन ना करके भाईचारा सम्मेलन किया जा रहा है, और निरंतर पिछले 2 साल से हमारे केंद्रीय नेतृत्व माननीय चौधरी जयंत सिंह जी के द्वारा उन भाईचारा सम्मेलनों में शिरकत की जा रही है। तो जो भाईचारा सम्मेलन है उन्हीं का परिणाम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जब हम लोग चुनाव में गए तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 8 सीटें, और उसके बाद जो खतौली का उपचुनाव हुआ उसकी सीट भी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से मदन भैया के रूप में छीनी है। मदन भैया हमारे कैंडिडेट थे, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे हम लोगों ने खतौली की विधानसभा सीट को भी भारतीय जनता पार्टी छीना। तो कहीं ना कहीं हम लोग भाईचारा सम्मेलन की तरफ बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति करती है, हमारा पार्टी जिस उद्देश्य पर और जिस विचारधारा पे चलती है वो उस परम श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह साहब की विचारधारा है, जो जाति के जो जाति की भी कह लीजिए बंदिशों से समाज को आजाद करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों की भी शादी जो है विभिन्न अदर जातियों में भी की है। तो हम लोगों का राजनीतिक दल तो भाईचारे की भावना पे आगे बढ़ रहा है, किसान मजदूर बेरोजगारों और नौजवानों की बात कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार समाज को खंड खंड और छिन्न भिन्न कर रही है। और इनकी शुरुआत जब उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी का, आपको याद होगा, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो इनने पहला सम्मेलन ही जातिगत आधार पर किया था। और जब इनकी पार्टी में कोई जाति विशेष का नेता सम्मिलित रहता है, चाहे वो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे माननीय ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे कोई भी हो, अगर इनके साथ जुड़ा हुआ है तो ये उस जाति के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, वो इनके लिए सर्वांगीण और संपूर्ण नेता हो जाएगा। और अगर इनकी पार्टी से अलग हट जाएगा तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये एलिगेशंस की बाढ़ लगा देंगे। अब आज की डेट में ओम प्रकाश राजभर को भी इनने अपनी पार्टी में इसीलिए ले रखा है कि अब जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो महिमा मंडन करके उनका भी वोट बैंक के रूप में ये यूटिलाइज करेंगे। चलिए ठीक है, विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, उनसे समझना चाहेंगे। विजय उपाध्याय जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो पिछड़ा वर्ग है सियासी दृष्टि से उसके महत्व को आपसे समझना चाहेंगे, और दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी जो जातिगत सम्मेलन करने जा रही है पिछड़ा वर्ग में, इसका क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है? क्या इसका कोई बड़ा लाभ हासिल हो सकेगा बीजेपी को? देखिए, ये सभी राजनीतिक दल चुनाव के पहले अलग अलग किस्म के सम्मेलन करते हैं। कोई यात्राएं करता है, कोई जनसंपर्क करता है उस कम्युनिटी के साथ। अब दरअसल हमारे देश में कानूनी रूप से 3 जातियां हैं, एक सामान्य जाति है, दूसरी पिछड़ी जाति है और तीसरी SC ST वाली जाति है। ये तो हो गया सामान्य रूप से जो कानूनी व्यवस्था के तहत है। लेकिन सामाजिक रूप से मैं अगर उपाध्याय के कारण मुझे आप ब्राह्मण कहेंगे तो ब्राह्मणों में बहुत से ब्राह्मण अच्छे ब्राह्मण माने जाते हैं, कुछ ब्राह्मण खराब ब्राह्मण माने जाते हैं। ऐसे ही शेड्यूल कास्ट समुदाय में भी जिसको लोग कहते हैं कि भाई ये ऐसी जाति है तो उसके लिए भी, उसमें भी कोई छोटी होगी कोई बड़ी मानी जाएगी।
सामाजिक सरोकारों के लिहाज से, कोई बेटी की शादी उसमें करता है, कोई नहीं करता है। तो ये बहुत ही और ये पूरी दुनिया में है, कोई हिंदुस्तान में अकेले है ऐसा नहीं है। जो लिगेसी, फैमिली, खानदान, कुल पूरी दुनिया में है और हर जगह है। मैं तुलना नहीं करूंगा, लेकिन जानवरों की ब्रीड में भी कुल खानदान का एक पूरी उनकी बनाई जाती है। तो राजनीति में चूंकि वोट का मामला है, तो सभी दल वोट चाहते हैं सभी का, और उसके लिए वो अपने अपने सबके तर्क होते हैं। पिछड़ी जातियां चूंकि ज्यादा दिखाई देती हैं, इंक्लूडिंग उसमें मुस्लिम पिछड़ी जातियां मिला के देखिए तो उत्तर प्रदेश में 54% पिछड़ी जातियां हैं, तो एक बड़ा चंक बन जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी लोहिया के जो सपना था कि पिछड़े एक हो जाएं, और लंबे समय से ओबीसी कभी कांग्रेस के साथ नहीं रहा। ओबीसी का बड़ा वर्ग हमेशा कांग्रेस के खिलाफ सोशलिस्ट पार्टियों के साथ रहा है या दूसरी पार्टियों के साथ, किसानों से जुड़ी हुई पार्टियों के साथ रहा है। हिस्टोरिकली यही है। इसीलिए 67 में यहाँ संयुक्त सरकारें बनी। 67 से लेकर 71 तक 3 सरकारें, 3 मुख्यमंत्री बन गए थे। कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था उत्तर प्रदेश में। तो एक बहुत ही विभाजन की स्थिति है। और अभी जो नया डिबेट शुरू हुआ है, ये डिबेट बहुत महत्वपूर्ण है। अभी किसी प्रवक्ता ने कहा कि किसी ने अपने को खुद पिछड़ी जाति घोषित कर लिया, तो 91 से 2000 के बीच उत्तर प्रदेश में 24 जातियां पिछड़ी जातियों में शामिल हुई हैं। और पिछड़ी जाति वर्ग आयोग जो है वो राज्यों में इसकी हमेशा उनके यहाँ मेमोरेंडम आते रहते हैं, रिप्रेजेंटेशन लोग देते हैं, और लोग समुदाय अपने को पिछड़ी जाति में शामिल कराने की मांग करते रहते हैं। बहुत सी जातियों का वहां सिलसिला पड़ा हुआ है। निषाद समुदाय से जुड़ी हुई 18 जातियां दलित समाज में जाने के लिए मांग बराबर कर रही हैं कि हमको दलितों का दर्जा दिया जाए। तो ये सब कम्युनिटी अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से करती है। लेकिन जो पिछड़े हैं, अब जैसे उत्तर प्रदेश में जाट समाज पहले पिछड़ा नहीं था, लेकिन अब पिछड़ा है। तो किसी ने अपनी कलम से नहीं कर लिया, उसके लिए सब तय मानक होते हैं। शायद उस आधार पे ही लोग करते हैं। हवा में तो शायद कोई नहीं करता होगा, नहीं कोर्ट है, कोर्ट खारिज कर देगा। इसके अलावा जो जाति का जो समीकरण है, अभी आज बिहार का आर्थिक रिपोर्ट आई है। जो जातीय जनगणना की पहली रिपोर्ट हम लोगों ने देखी थी, अब उसका आर्थिक सर्वेक्षण आया। आर्थिक सर्वेक्षण क्या कहता है? आर्थिक सर्वेक्षण वही कहता है जो बिहार के बारे में लोगों का परसेप्शन इतने लंबे समय से है कि वहां गरीबी बहुत है। भूमिहार समुदाय, जिसे सामान्य वर्ग कहा जाता है, वो 27% है, और शेड्यूल कास्ट समाज 33%। गरीबी, इतने परिवार गरीब परिवार है। ब्राह्मणों में भी 25% है। मैं इसलिए सामान्य जातियों की बात कर रहा हूँ कि सामान्य जातियां बहुत अच्छी स्थिति में, जबकि बहुत कम आबादी उनकी बिहार में है। आपने देखा होगा मानस जी, 3%, 3.5% वहाँ ये ब्राह्मण कम्युनिटी जिसको कही जाती है, वहाँ 3.5% करीब है। उसमें भी 25% गरीब है। ऐसा नहीं कि वहाँ एकदम लहलहा रही है समृद्धि की फसल, ऐसा नहीं है। तो ये जो आर्थिक मुद्दा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब इसमें कई चीजें जुड़ती हैं कि आप कितने मेहनत से पहले एजुकेशन कितना अच्छा आप लेते हैं, क्योंकि फ्री एजुकेशन सभी को मिला हुआ है। बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी कोई कंसर्न नहीं दिखाया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर राजनीतिक दल का पहला कर्तव्य होना चाहिए, उनकी बूथ कमेटी चुनाव के अलावा, जब चुनाव न हो रहा हो, तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं और स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही नहीं, इसको देखना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो सबसे कम लागत में सबसे अच्छी पोजीशन आपको दे सकता है। सरकारी नौकरियों में आकर्षण बहुत है, क्योंकि उसमें सुविधाएं बहुत हैं। नई पेंशन, पुरानी पेंशन, न जाने कितने भत्ते और ऊपर नीचे की कमाई। तो एक आकर्षण की वजह से 40-40 साल तक लोग सरकारी नौकरियों की कोशिश करते रहते हैं, और नहीं मिलती है तो बेरोजगार होकर घूमते हैं। लेकिन जो बच्चे 22 साल की उम्र से अपना बिजनेस करते हैं या किसी और सेक्टर में काम करते हैं, तो 40 साल की उम्र तक उनके पास ठीक ठाक कैपिटल इकट्ठा हो जाती है। तो अगर उन्हें सरकारी नौकरी नहीं भी मिलती है तो कंफर्ट जोन में रहते हैं, उन्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, और ना कहीं धरना प्रदर्शन, आंदोलन या किसी राजनीतिक दल का मोहताज होना पड़ता है। हालांकि राजनीतिक दल चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे मोहताज रहें। तो अभी जो ओबीसी की जो लाइन चल रही है, हर चुनाव के पहले इस तरह की एक्सरसाइज और कवायद होती है, ये परंपरा है। दलितों को लेकर, ओबीसी को लेकर और एक जनरल, तीनों बातें लोग करते हैं, और वो तीनों बातें हो रही हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आने की स्थिति मुझे नहीं दिखती। उत्तर प्रदेश में 75% वोट दो पार्टियों के पास है, एक समाजवादी पार्टी, दूसरी भारतीय जनता पार्टी। मोटे तौर पे मैं ऐसा मानता हूं कि गठबंधन का क्या स्वरूप होगा,
भाजपा वाले एनडीए के साथ कौन कौन लोग आएंगे, कौन कौन लोग नहीं आएंगे, ये अभी दूर की कौड़ी है, क्योंकि जब तक चुनाव शुरू नहीं हो जाएंगे तो बहुत से ऐसी पार्टियां हैं जिनके बारे में अभी कंफर्म नहीं है कि वास्तव में जहां हैं वहीं रहेंगे, क्योंकि वो बदल देना एक फितरत है उनकी अपनी सुविधा के हिसाब से। तो फिर प्रवक्ताओं को भी उसी हिसाब से बदलना पड़ता है, वैसी भाषा बदल लेनी पड़ती है। तो अभी अभी ये तय नहीं है कि एनडीए में जो लोग स्वरूप है यही रहेगा कि कुछ और पार्टियां जुड़ जाएंगी। मुझे लगता है कि शायद एक दो पार्टियां और भी जुड़ सकती हैं। ऐसे ही जो इंडिया वाला जो गठबंधन बना है, इसमें सब रहेंगे या कुछ टूटेंगे या कुछ इसमें नए जुड़ जाएंगे, वो अलग उसका पर्सपेक्टिव है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत मोटे तौर पे दो पार्टियों में बटी हुई है। एक पार्टी भाजपा है, उसका अलायंस है, दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी और उसका अलायंस है। असली लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में होनी है। अब इसमें बाकी लोग कहाँ, जो 25% वोट में बाकी सारी पार्टियां, उसमें भी आधा वोट समाज बसपा का है। जो 25% बाकी वोट बचा है उसमें आधा तो बसपा का है, आधे में बाकी सारी पार्टियां निर्दलीय सब हैं। तो जो ये 75% वोटों का चंक लेके जो दो पार्टियां राजनीति कर रही हैं, ये दोनों ओबीसी के बेस पे राजनीति कर रही हैं। अब जनरल वाली तो कोई पॉलिटिक्स है ही नहीं इस देश में। जनरल पॉलिटिक्स तो खत्म हो चुकी है, वो खत्म हो गई 85 में। इसीलिए 85 के बाद से चीजें बदल गई। और अच्छा, इसमें टीएन सेशन जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने लोगों को वोट का महत्व समझाया। फिर एजुकेशन सिस्टम ठीक हुआ, और साथ में आजकल तो सोशल मीडिया है। पिछले 23 साल से सोशल मीडिया ने लोगों को बहुत अवेयर किया है, तो गांव-गांव में व्यक्ति वोटर भी बनता है और साथ में वोट डालने के लिए उत्सुक भी होता है। पहले 50% तक ही मैक्सिमम मतदान होता था, आज 80% 85% तक मतदान होता है, 60% तो मतदान कॉमन है लोकसभा चुनाव वगैरह में। तो ये जो लोगों की भागीदारी बढ़ी है डेमोक्रेसी में, वोटिंग पावर में जो भागीदारी बढ़ी है, इसने ये जातीय के खांचों को खत्म कर दिया है। राजनीतिक दल भले ये चिल्लाते हैं कि हमारा ये समीकरण, हमारा वो समीकरण, असल बात क्या है? बसपा को बहुमत कब मिला? बसपा ने जब अपने परंपरागत ढांचे को ब्रेक करके उन्होंने बदलाव कर दिया, वो पार्टी आ गई सत्ता में, बहुमत से आ गई। सपा को पिछड़ों का आधार होते हुए, लोहिया की लीगेसी होते हुए भी इतने लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद बहुमत में कब आई? 2012 में। और 2012 में क्या सिर्फ ओबीसी ने वोट दिया था? नहीं, सभी वर्गों ने वोट दिया था। और अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को एकदम नए कलेवर, नए ढांचे में पेश किया जनता के सामने। उन्होंने अंग्रेजी की बात की, उन्होंने लैपटॉप की बात की, उन्होंने बेरोजगारी भत्ता की बात की, उन्होंने उम्मीदों की साइकिल चलाई, न जाने कितनी नई चीजें उन्होंने की। और सबसे बड़ी बात उन्होंने की, डीपी यादव को रोक दिया। भाई जातीय समीकरण में तो डीपी यादव को लेना चाहिए था, लेकिन अखिलेश ने जातीय समीकरण नहीं देखा, उन्होंने डीपी यादव को रोक दिया और बहुमत में आ गए। तो ये जो सीधी सपाट तरीके से लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो बस पिछड़े के आधार पर, अरे भाई तो आप कह दीजिए बाकी जातियां हमें वोट न दें। भाई आप अशराफ का क्या करेंगे? मुस्लिम समाज में भी तो सामान्य जातियां हैं, उनका क्या करेंगे? उनका वोट नहीं चाहिए आपको? उनका भी वोट चाहिए। और जो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण है, मुझे लगता है सभी लोगों को देख लेना चाहिए कि बाकी उसमें तो जो अशराफ कम्युनिटी है उसकी भी हालत बहुत पतली है, और अति पिछड़े सभी की हालत पतली है, क्योंकि बिहार वैसे ही आर्थिक तौर पे काफी कमजोर स्टेट है। हालांकि पिछले 20-22 साल से कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन रिजल्ट उसका ठीक नहीं है। अच्छा, और उत्तर प्रदेश में एक नई बात हुई है। नई बात यह है कि यहाँ पिछड़ों में भी एक संघर्ष है कि कौन वास्तव में पिछड़ा है और कौन पिछड़ों की मलाई खा के मजबूत हो चुका है। तो ये बहस बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है। इसको अगर जो इग्नोर करेगा, मैं ऐसा मानता हूं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बहस है, क्योंकि ये 30% वोटर जिसको हम अति पिछड़ा कहते हैं, यानी कि मानस जी पहले भी शायद मैंने आपसे कहा था 79 पिछड़ी जातियां हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें से इंक्लूडिंग मुस्लिम पिछड़ी जातियां मिलाकर 79 जातियां हैं। और इन 79 में सिर्फ 24 जातियां ऐसी हैं जिनकी आबादी 1% से ज्यादा है। अब कोई प्रवक्ता महोदय अभी कह रहे थे कि हम उनको उनका हक देंगे। जिनका आबादी 1% से कम है जिन जातियों की, उनको उनका हक कैसे देंगे आप? तो 27% का विभाजन किया आप, इसका मतलब पैरवी कर रहे हैं। मैं यही मानता हूं कि आप उनका हक देंगे, यानी 27% में जो हिस्सा है उसको आप चाहते हैं कि हुकुम सिंह कमेटी के तरीके से बांट दिया जाए। यही एक तरीका है कि नहीं भाई, ये जो दो जातियां बड़ी हैं, यादव और कुर्मी, ये 27% में 9% हम इसको देते हैं, या 10% जो भी, हालांकि उसमें तो 5% रिकमेंड किया था हुकुम सिंह कमेटी ने, बाकी हम इन जातियों को देंगे, अति पिछड़ों को इतना देंगे और अत्यंत पिछड़ों को इतना देंगे, जैसा हुकुम सिंह कमेटी ने कहा था। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये बात बिल्कुल सही है। जिन प्रवक्ता महोदय ने भी ये बात कही हो कि हम उनको उनका हक देंगे, तो जाहिर है वो 27% में विभाजन की बात परोक्ष रूप से कह रहे हैं। और यही एक विकल्प हो सकता है। नहीं तो जो जातियां आपकी करीब 53 जातियां ऐसी हैं, 53-54 जातियां जिनकी आबादी 1% से नीचे है,
तो भाई जिनका 0.5 है, 0.7 है, ऐसी जातियों को अलग से तो आप कुछ कर नहीं सकते इनके लिए, क्योंकि अगर 2 पद है या 3 पद है तो एक एससी को चला गया, एक ओबीसी को जाएगा, एक जनरल को जाएगा, तो ओबीसी वाले को उसको काट के तो नहीं देंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये एक तरीके से ये बहस में परोक्ष रूप से लोग स्वीकार कर रहे हैं हुकुम सिंह कमेटी की रिपोर्ट को, नंबर 1। नंबर 2, रोहिणी कमीशन की भी बात हुई। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट तो राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है, और मुझे लगता है कि उसमें भी ये बात है कि 2600 ओबीसी जातियों में से 900 कुछ जातियों ने 97% फायदा उठाया है रिजर्वेशन का। 97% रिजर्वेशन का फायदा 900 जातियों ने उठाया है। बाकी रेस्ट जो 1700 जातियां हैं उनको फायदा नहीं मिला है। तो ये जो बहस है बिल्कुल सही दिशा में जा रही है, और परोक्ष रूप से लोग वही बात मान रहे हैं जो बात 2002 में हुकुम सिंह कमेटी ने कही थी। जी बिल्कुल, आपने बड़ा विस्तार से समझाया और कंसेप्ट भी क्लियर हुआ। फखरुल हसन चांद साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं विजय उपाध्याय जी, कि जातियों में भी जो पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़ी जातियों में भी आपका जो समीकरण रहता है वो एम वाई समीकरण के सहारे पिछले काफी समय तक आप सरकारें बनाते रहे, लेकिन वो कभी भी आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं हुई। किसी ना किसी का आपको सहारा लेना पड़ा। और इस बार भी आप जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको सवर्ण समाज की जो सामान्य कैटेगरी में आते हैं, क्या उनकी जरूरत नहीं है आपको? कैसे उम्मीद करेंगे कि सिर्फ 3 वर्ग को लेकर के उसका भी पूरा हिस्सा आपको मिलना नहीं है, तो कैसे आप पूर्ण बहुमत में सरकार बना लेंगे, या लोकसभा चुनाव में कैसे आप वो टारगेट अचीव कर लेंगे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि 80 में 80 जीत लेंगे, 80 में 80 हरा देंगे, या 65 सीटें हम जीत लेंगे? देखिए मानस जी, जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए की परिभाषा बताई, तो मैं समझता हूं कि आप भी उस पत्रकार वार्ता में रहे होंगे जब एक से बताया कि ए फॉर अगड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक। तो ये बात कहना कि समाजवादी पार्टी केवल एम वाई समीकरण पर सरकारें बनाती है, ये मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। क्योंकि अगर एम वाई समीकरण पर सरकारें बनती या समाजवादी पार्टी केवल मुस्लिम और यादव वोट पे चुनाव लड़ती, तो 1992 के बाद जब सबसे ज्यादा ताकत में भारतीय जनता पार्टी थी, तो समाजवादी पार्टी जो नई नई बनी थी 1992 में और बसपा थी, उसके साथ मिलके हमने भारतीय जनता पार्टी को उस विजय रथ को रोक दिया था, उनको हराने का काम किया था, सरकार बनाने का काम किया था। तो ये जो पिछड़ों की बात है, भारतीय जनता पार्टी तो जब मंडल कमिंडल की राजनीति चल रही थी तब भी पिछड़ों के खिलाफ थी, क्या नहीं थी? क्या भारतीय जनता पार्टी उस समय पिछड़ों के साथ खड़ी थी? आप बताइए मानस जी, क्या खड़ी थी? क्या मैं समझता हूँ नहीं खड़ी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तो पूरी राजनीति ही पिछड़ों के खिलाफ रही, पिछड़ों के खिलाफ पूरी राजनीति की है। समाजवादी पार्टी आदरणीय नेताजी ने हमेशा पिछड़ों की आवाज को बुलंद करने का काम किया, पिछड़ों के अधिकारों को लड़ने का काम किया, इसलिए समाजवादी पार्टी पिछड़ों की पार्टी कहलाती थी, अल्पसंख्यकों की पार्टी कहलाती है। हम उनके लिए काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ जो दलित समाज के लोग हैं वो भी जुड़ गए, अगले समाज के लोगों ने, अभी हमारे विजय उपाध्याय जी बता रहे थे कि 2012 में जब हमने सरकार बनाई तो सारे वर्गों का वोट मिला था, और हम तो कहते हैं 2022 का विधानसभा चुनाव जब हम लड़ने गए और 35% वोट शेयर मिला, तो केवल ये पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का या यादवों का वोट थोड़ी है, ये तो सबका वोट था। सब चाहते थे परिवर्तन हो। किन्हीं कारणों से उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बदली, लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी सम्मानित जनता, जिसमें पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, सवर्ण जाति के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। आने वाले समय में भी हमें सबका वोट चाहिए और सब हमें वोट देंगे, क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। हम पिछले नेता, हम कहते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी पिछड़ी जाति से आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा काम करके दिखाया। किसी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात करते हैं, लेकिन आप देखिए 1090 की जो महिला कर्मचारी वो धरने पर बैठे, उनको उनकी सैलरी नहीं मिल रही, सुविधा नहीं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर भाई शिक्षक भर्ती वाले वो अपनी नियुक्ति पत्र के लिए धरने पे बैठे हुए। तो देखिए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो चले गए, मैंने भी उनसे सवाल पूछा था कि शिक्षक भर्ती में आपने पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं दिया? समाजवादियों ने रोका था या कांग्रेस ने रोका था या आरएलडी ने रोका था या मानस भाई ने रोका था? आपने तो नहीं दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो हाईकोर्ट ने टिप्पणी की। जिस तरीके की भर्ती हुई, जिस तरीके का घोटाला हुआ, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने पत्र लिखा सरकार को कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती हुई है उसमें पिछड़ों को उनका अधिकार नहीं मिला, और आज आप पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करा रहे। देखिए, राजनीतिक भागीदारी से पिछले समाज का भला होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक भागीदारी देना चाहती है।
ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री बना देंगी, मैं समझता हूँ मंत्रिमंडल विस्तारों को बना देंगी, संजय निषाद जी को मंत्री बना देंगे, इसी तरीके से जातियों के नेता बना देंगे, उनको मंत्री बना देंगे, लेकिन उनके जो समाज के लोग हैं, जो पिछड़ा समाज है, उसको उनका अधिकार कहाँ मिलेगा? उनको सामाजिक अधिकार चाहिए, आर्थिक अधिकार चाहिए, नौकरियों में आरक्षण चाहिए, और वो भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। लेकिन हाँ, जब पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कराने होंगे, पसमंदा सम्मेलन कराने होंगे, ब्राह्मण सम्मेलन या बुद्धिजीवी मान लीजिए, वो सम्मेलन कराने होंगे, सारे सम्मेलन कराएंगे, उनके लोगों को मंत्रिमंडल में भागीदारी देंगे, लेकिन उस समाज का भला नहीं करेंगे, चाहे वो समर समाज हो या पिछले समाज हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, कोई हो। आदिवासी तो हमारी राष्ट्रपति भी बनी हुई, लेकिन उनको क्या, उनके कितने अधिकार है, कितना उनको फ्रीडम है, ये तो हम आप सब जानते हैं। चलिए चांद साहब, अब चूंकि समय समाप्त हो गया है, तो इस चर्चा को मैं ही विराम देना चाहूंगा। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुंवर सिंह निषाद साहब, आपके पास में दोबारा आना चाहता था, लेकिन समय का बेहद अभाव था। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चांद साहब जुड़े थे, फखरुद्दीन चांद साहब समाजवादी पार्टी से, आपका भी बहुत शुक्रिया। विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत शुक्रिया। दीपक सोनकर जी भी हमारे साथ शामिल थे, आपका भी बहुत धन्यवाद। और अंकुर सक्सेना जी हमारे साथ शामिल थे राष्ट्रीय लोकदल से, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ा वोट बैंक के महत्व की, जिसको लेकर के इंडिया और एनडीए दोनों ही खेमों में लामबंदी बेहद तेज हो गई है। और आने वाले दिसंबर से लेकर जनवरी तक आप उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को रिझाने के लिए एक बड़ा सियासी घमासान देखने वाले हैं। आज इस चर्चा को ही विराम देना होगा। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।